नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आदित्य साइंस कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर बीएससी सेम फिफ्थ यूनिट थर्ड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चंस जो 31 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है बॉटनी सेम फिफ्थ का। उसमें ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे, तो आप इनको पढ़कर अवश्य जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि खनिज तत्वों के विषैले प्रभाव क्या क्या होते हैं। जो खनिज तत्व हैं वो जिस तरह हमारे लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन कई खनिज तत्व जो होते हैं उनकी अधिकता से कई प्रकार की जो दुष्प्रभाव हैं, विषैले प्रभाव हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। राइट इन राइट इन ब्रीफ अबाउट अकाउंट राइट इन ब्रीफ अबाउट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। तो खनिज तत्वों के विषैले प्रभाव क्या क्या है कि अधिक मात्रा में जो खनिज तत्व हैं, अधिक मात्रा के जो खनिज तत्व हैं, उनसे क्या होता है कि एंजाइम अवरोध हो जाता है। पादपों में अगर इनकी अधिक मात्रा होगी तो एंजाइमों का अवरोधन हो जाएगा। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, जो मेटाबॉलिज्म जो पौधे में पाया जाता है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। वृद्धि रुक जाएगी, पौधे की जो ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, वो रुक जाती है। और साथ ही साथ में कोशिका को भी क्षति पहुंचती है। एंजाइम इनहिबिशन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। ग्रोथ रिलेशन ग्रोथ रिट्रेडेशन हो जाता है और सेल का डैमेज हो जाता है। कोशिका में क्षति उत्पन्न हो जाती है, देखने को मिलती है। सक्रिय अवशोषण में एटीपी की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला, सक्रिय अवशोषण में एटीपी की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ एटीपी इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, एटीपी सक्रिय अवशोषण में आयन परिवहन के लिए ऊर्जा देता है। ये सक्रिय परिवहन में आयन के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आयन ट्रांसपोर्ट। आयन परिवहन के लिए ये ऊर्जा देने का काम करता है। कौन? सक्रिय एटीपी। अगला है कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कहां से होता है। जो थ्रू विच पार्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकर्स। कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कहां से होता है, तो ये होता है फ्लोएम से। फ्लोएम जो पाया जाता है, एक तरह का टिश्यू होता है। फ्लोएम जो है ये हमारे पौधे में पाया जाने वाला एक टिश्यू है। क्या काम करता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं, उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक, यानी जड़ हो गई, फ्रूट हो गया या तना हो गया, उस तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है पौधे का पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। और ये कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण का कार्य भी फ्लोएम ही करता है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल का सूत्र, या कहें जीवाणुवीय क्लोरोफिल, जीवाणुवीय क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ बैक्टीरियल क्लोरोफिल, तो ये हो जाता है C55H74O6N4Mg। C55 हो गया, H74 हो गया, O6N4Mg। जहां पर सी का मतलब है कार्बन, कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 74 है, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और Mg यानी मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। C3 पौधों में डार्क रिएक्शन का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट्स, तो ये होता है PGA। PGA में जो डार्क रिएक्शन होगी, पौधों C3 पौधों में जो डार्क रिएक्शन होती है, उसमें जो फर्स्ट उत्पाद बनता है वो PGA होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है PGA की, वो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सूर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। हाउ मच सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये याद करना पड़ेगा, ये जो मान है ये याद करना पड़ेगा। ये है 0.2% जो सूर्य की ऊर्जा का भाग है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं सारे पौधे।
जल का प्रकाश अपघटन यानी फोटोलाइसिस में कौन सा आयन होता है? जल का जब प्रकाश अपघटन होता है यानी आयन इन्वॉल्व्ड इन फोटोलाइसिस की जो रिएक्शन होती है वाटर में, उसको कौन करता है? Mn2+। Mn2+ मैग्नीज, Mn का मतलब है यहाँ पे मैग्नीज। मैग्नीज आयन जो होता है वो प्रकाश अपघटन की क्रिया करता है। इसके बाद में फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? वेयर डज फोटो रेस्पिरेशन अकर्स? तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब हो गया प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश श्वसन जो है, ये इसका थ्योरी में एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रकाश श्वसन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोटो रेस्पिरेशन ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका और परोक्सीसोम जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परोक्सीसोम में। आगे चलते हैं। सीमित कारकों का नियम किसने दिया? मैंने पहले ही कहा है और वीडियोस में भी, सारे के सारे वैज्ञानिक नाम जरूर याद होने चाहिए आप सभी को। तो सीमित कारकों का जो नियम है वो किसने दिया? हु गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स? ये दिया था ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन ने सीमित कारकों का नियम दिया था। पौधों में जानवर पौधों सॉरी, पौधों व जानवरों में सामान्य वर्णक, पौधों व जानवरों में सामान्य वर्णक क्या होते हैं? कॉमन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये एक तरह का वर्णक होता है कैरोटीनॉइड। और ये जो वर्णक होता है ये लाल नारंगी रंग का होता है। लाल नारंगी जो रंग है उसका होता है। कि कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो पौधों व जानवरों में सामान्य वर्णक होते हैं, लाल और नारंगी रंग के ये पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या होती है? क्वांटा सोम। क्वांटासोम जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। और ये क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये क्वांटासोम जो होते हैं वो हरित लवक में पाए जाते हैं। हरित लवक, हरित लवक में ये पाए जाते हैं। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका, यूटिलिटी ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण में जल की क्या भूमिका होती है? तो जल की भूमिका ये होती है कि हाइड्रोजन दाता होता है। जल जो होता है वो हाइड्रो जल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन देने का काम करता है, हाइड्रोजन डोनर होता है। ऑक्सीजन का स्रोत, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। यानी ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन कहां से मिलती है? H2O से। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो H2O से प्राप्त होती है, यानी जल। H2O यानी जल। जल के प्रकाश अपघटन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के प्रकाश अपघटन, हु डिस्कवर्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? तो हिल एंड स्कारिस ब्रिक, हिल एंड स्कारिस ब्रिक ने प्रकाश अपघटन की खोज करी थी। ठीक है। सार्वभौमिक क्लोरोफिल यानी यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा है जो प्रकृति के समस्त, ज्यादातर, समस्त तो नहीं, ज्यादातर पेड़ पौधों में किस प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है या किस टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है? प्रकृति या पूरे के पूरे वर्ल्ड के जितने भी
पेड़ पौधे हैं उनमें ज्यादातर पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल ए होता है, ए टाइप का जो क्लोरोफिल, यहाँ जो ए होता है ये हमेशा स्मॉल ही आएगा। क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक तरह से यूनिवर्सल क्लोरोफिल, सार्वभौमिक क्लोरोफिल है, ज्यादातर पेड़ पौधों में यही पाया जाता है, ज्यादातर पेड़ पौधों का वर्णक ये कहलाता है, ज्यादातर पेड़ पौधों का ये वर्णक कहलाता है। टमाटर का लाल रंग किससे होता है? जो टमाटर अपन खाते हैं लाल लाल होते हैं, उन टमाटर में जो लाल रंग है वो कहां से आता है? तो वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टमाटो। तो एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, रंग कह सकते हैं, वर्णक कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लाइकोपिन। लाइकोपिन, लाइकोपिन ये जो वर्णक है ये टमाटर का लाल रंग इससे प्राप्त होता है। ठीक है। दृश्य प्रकाश का सर्वाधिक उपयोगी भाग कौन सा है? यानी मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ विजिबल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश में किस रंग की अधिकता होती है? तो वो होती है रेड लाइट, यानी लाल प्रकाश। लाल प्रकाश की जो लाल प्रकाश की जो अधिकता है वो दृश्य प्रकाश में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। डार्क रिएक्शन की खोज किसने की? यानी हु डिस्कवर्ड डार्क रिएक्शन? हु डिस्कवर्ड डार्क रिएक्शन? मेल्विन कैल्विन, वैज्ञानिक का नाम है मेल्विन मेल्विन कैल्विन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डार्क रिएक्शन की खोज करी थी। CAM, CAM पौधों में CO2 ग्राही, यानी CO2 जो होता है वो एक्सेप्टर इन CAM, इसको कैम प्लांट्स भी बोल सकते हैं, कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स में CO2 जो एक्सेप्टर है वो कौन है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये नाम है पीईपी, इनकी फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। CAM की, पीईपी की, ATP की, इन सब की फुल फॉर्म जो है वो आप याद करके जाइए। इंपॉर्टेंट है कि पी जो कैम पौधों में CO2 ग्राही होता है वो पीयूपी, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो कैम पौधों में CO2 के लिए ग्राही होता है। कैम का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ CAM, कैम, कैम का पूरा नाम क्या होता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम की फुल फॉर्म कही जाती है, कैम की फुल फॉर्म कही जाती है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, याद होनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने करी? एक क्वेश्चन थ्योरी में जरूर देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने करी? हु फाउंड ग्लाइकोलाइसिस? इसे तो आप थ्योरी के लिए ही याद करके जाइए। एम्बेडन, एम्बडन, मेयरहोफ एंड पारनास। एम्बडन, मेयरहोफ और पारनास, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज करी थी। एम्बडन, मेयरहोफ और पारनास ने ग्लाइकोलाइसिस की खोज करी। इंपोर्टेंट है। क्रेब्स चक्र किसने दिया? हु इंट्रोड्यूस क्रेब्स चक्र? हैंस क्रेब ने, सर हैंस क्रेब ने 1937 1937 में 1937 में 1937 में हैंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र दिया।
ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसकी साइट क्या है, कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका जो होता है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें क्रेब्स साइकिल का क्रेब्स साइकिल जो है वो पाया जाता है। ठीक है। ईटीएस का टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस, ईटीएस की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। थ्योरी में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, थ्योरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईटीएस का टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन यानी O2 होता है। ऊर्जा का स्थायी भंडारण कहां पे होता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी, सॉरी अस्थाई है, अस्थाई। ऊर्जा का अस्थाई भंडारण कहाँ होता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो ये होता है एटीपी में, एटीपी में ऊर्जा का अस्थाई भंडारण होता है। फुल फॉर्म एटीपी की एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जहां ऊर्जा का अस्थायी भंडारण होता है। इसके बाद में एटीपी बनने की ऊर्जा, ये याद करना पड़ेगा, ये मान जो है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। एटीपी बनने की जो ऊर्जा है, एनर्जी नीडेड टू फॉर्म एटीपी फ्रॉम एडीपी, यानी एडीपी से एटीपी बनने की ऊर्जा, एडीपी से एटीपी बनने की ऊर्जा 7.3 किलो कैलोरी इसका मान होता है, 7.3 किलो कैलोरी इसका मान होता है। ऊर्जा की मुद्रा यानी करेंसी ऑफ एनर्जी, ये एक तरह से ये क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का स्थान यानी जो साइट है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो है वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति गृह। एटीपी का निर्माण भी यही होता है, एटीपी का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा बनती है, यानी एक एटीपी, एनर्जी फ्रॉम वन एटीपी, एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है? 10.9 किलो कैलोरी प्रति मोल, 10.9 किलो कैलोरी प्रति मोल इसमें ऊर्जा होती है एटीपी के एक अणु में। श्वसन का उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का जो उत्पाद है वो श्वसन के बाद में क्या होता है, क्या बनता है? तो CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस में ऊर्जा जो है वो श्वसन के बाद में बनती है। इसके बाद में ये हो गया अवायवीय श्वसन का उत्पाद। इसमें अपन कर सकते हैं वायवीय, क्योंकि ये एरोबिक है। वायवीय श्वसन का उत्पाद, वायवीय श्वसन का उत्पाद, वायवीय श्वसन यानी प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद CO2 प्लस में H2O जल हो गया, प्लस में ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। इसके बाद में चलते हैं अवायवीय श्वसन का उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इंपोर्टेंट है। एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्लस में CO2, या तो एथिल अल्कोहल हो जाता है या लैक्टिक एसिड होगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तो बनेगा ही बनेगा एवाईवीय एनारोबिक श्वसन में। ग्लाइकोलाइसिस अभी बताया था, इंपोर्टेंट। ग्लाइकोलाइसिस पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद यानी ग्लाइकोलाइसिस के जो चक्र है उसको पूरा होने के बाद में क्या बनता है? एक तो बनता है पायरुविक एसिड हो गया, पायरुविक एसिड के बाद में एक हो गया एटीपी हो गया, और प्लस में NADH2 बनता है। NADH2 ये बनता है किसके बाद में? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होने के बाद में ये
पायरुविक एसिड प्लस एटीपी प्लस NADH2 ये बनता है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सर्वाधिक स्वीकृत थ्योरी जो है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ETS, ये क्या है? ये होती है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मोटिक जो थ्योरी है, रसोपरासरणी जो थ्योरी है, वो ETS की सर्वाधिक स्वीकृत या मान्यकृत थ्योरी कहलाती है। ठीक है, आगे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी? हु प्रपोज्ड कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या रसोपरासरणी थ्योरी जो है वो रसोपरासरणी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने दिया था? पीटर मिशेल। पीटर मिशेल ने सन 1961 1961 में कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। इसके बाद में हो गया श्वसन कहां पर होता है? सो साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल, कोशिका में श्वसन कहां पर होता है? तो ये हो गया, या तो हो गया साइटोप्लाज्म प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म होगा या फिर साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन पाया जाता है कोशिका में। एक NADH2 से ATP यानी ATP फ्रॉम वन NADH2, एक NADH2 से कितना ATP बनता है? कितने ATP के अणु बनते हैं? तो ये हो गया 3 ATP के अणु। एक NADH2 अणु से 3 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में भीगे बीजों का ताप क्यों बढ़ जाता है? Why soaked seeds become warm? जो भीगे हुए बीज हैं, उनको रात भर हमने कोई बीज को, जैसे मान लीजिए चने हो गए, चने को आपने रात भर भिगो के रखा, तो उनका जो तापमान है वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ड्यू टू रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया के कारण जो है, श्वसन की क्रिया के कारण भीगे हुए बीजों का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एयर का आदान प्रदान जो है वो होता है। RQ क्या है? यानी रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट जो होता है वो श्वसन गुणांक। इस RQ होता है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक जो होता है वो क्या होता है? तो श्वसन गुणांक जो है वो होगा या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बटा ऑक्सीजन यूज्ड, यानी इसका मतलब है बटा, यानी ये एक दूसरे के इसमें क्या होता है, CO2 जो होती है वो रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो काम में ले ली जाती है। ये रेस्पिरेटरी क्यूशेंट यानी RQ कहलाता है। आशा करता हूं आप सभी को मजा आया होगा। आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइए। जो 31 तारीख का एग्जाम है उसमें ये आपको देखने को मिल सकते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस। और जो मैंने थ्योरी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, इस पे टिक लगवाया है कि थ्योरी में ये क्वेश्चंस बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर करके जाइए। थैंक यू।